नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। और इनकी खास बात यह है कि ये हमने भारतीय संविधान में आयरलैंड से अडॉप्ट किए हैं। आयरलैंड के संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों का जिक्र था और वहाँ से हम लोगों ने अपने भारतीय संविधान में लिए हैं। लेकिन आयरलैंड से जो हमने नीति निदेशक सिद्धांत लिए हैं वो आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से अडॉप्ट किए थे, लेकिन हमने आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक सिद्धांतों को अपने भारतीय संविधान में जगह दी है। नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। क्योंकि देखिए, आधुनिक जो लोकतांत्रिक युग है, आधुनिक लोकतांत्रिक युग में आर्थिक और सामाजिक या राजनीतिक जो विषय होते हैं उनमें इन नीति निदेशक सिद्धांतों का, नीति निदेशक तत्वों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनका उद्देश्य न्याय के जो उच्च आदर्श होते हैं उन उच्च आदर्शों को स्थापित करना, लोगों के बीच में समानता बनाए रखना, लोगों की स्वतंत्रता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ये सारे उद्देश्य राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के होते हैं। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं, एक वर्ड में, एक लाइन में ये कह सकते हैं कि नीति निदेशक जो सिद्धांत होते हैं उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो उस समय BN राव हमारे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। उनका ये मानना था कि अधिकार दो तरह के होते हैं, एक न्यायोचित अधिकार और एक गैर न्यायोचित। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो न्यायोचित अधिकार हैं, ये न्यायोचित अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति को हर हालत में प्राप्त होने चाहिए। यदि कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसकी वजह से वो अधिकार, न्यायोचित अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोर्ट जाकर, न्यायालय जाकर अपने उन न्यायोचित अधिकारों को लागू करवा सकता है। लेकिन वहीं BN राव ने अधिकारों की दूसरी श्रेणी का भी जिक्र किया जिसे उन्होंने गैर न्यायोचित अधिकार कहा। और उनका ये मानना था कि गैर न्यायोचित अधिकार भी लोगों को प्राप्त होने चाहिए, लेकिन ये वो अधिकार हैं जिन्हें अगर ठीक प्रकार से राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा लागू ना किया जाए तो उसे लागू कराने के लिए हम न्यायालय में जाकर उन्हें लागू नहीं करा सकते हैं। न्यायालय से हम ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा हमारे ये अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का ये जो कंसेप्ट है हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी के द्वारा रखा गया था, जिसकी वजह से हमारे संविधान में न्यायोचित और गैर न्यायोचित ये दोनों ही प्रकार के अधिकारों को जगह दी गई। न्यायोचित अधिकार यानी मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में रखे गए। और गैर न्यायोचित जो अधिकार थे, व्यक्तियों को जो गैर न्यायोचित अधिकार प्राप्त होने चाहिए, वो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तौर पर भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखे गए। आइए अब जिक्र कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में हमें जो नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। देखें, अनुच्छेद 38 ये मानता है कि राज्य जन कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को तैयार करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें जो नागरिक हैं उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों प्रकार का न्याय मिल सकेगा। अनुच्छेद 39 का जो क है
वो ये कहता है कि सामाजिक न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करने के जो प्रावधान हैं वो आर्टिकल 39A के तहत दिए गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि राज्य सामाजिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास करेगा और ऐसे लोग जो न्यायालय से अपने कानूनी अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, गरीब हैं, उनको निशुल्क फ्री कानूनी सहायता देने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था भी अनुच्छेद 39 के अंतर्गत की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 39B ये कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से किया जाएगा ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। कहने का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 39B के अंदर ये कहा गया है, राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वो सार्वजनिक जो धन है उसका स्वामित्व और नियंत्रण जो है वो इस प्रकार से रखेंगे ताकि जन कल्याण का अधिक से अधिक कार्य हो सके, सार्वजनिक जो हित हैं उनकी पूर्ति अधिक से अधिक मात्रा में हो सके। इसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, उनके गठन की बात करता है। अनुच्छेद 41 ये कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार लोगों को राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां अगर बनती हैं, राज्य के पास आर्थिक ऐसे साधन हैं उपलब्ध जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जाए या लोक सहायता से संबंधित कोई काम करना है, तो राज्य ऐसे कार्य कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 41 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 42 ये कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को राज्य प्रदान करेगा। साथ ही साथ प्रसूत महिलाओं को सहायता प्रदान करने के जो उपबंध हैं वो अनुच्छेद 42 में दिए गए हैं। देखिए, अनुच्छेद 42 ये कहता है कि राज्य ऐसे प्रयास जरूर करेगा कि जितने भी कामगार हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं वो इनह्यूमन कंडीशंस ना हो, ऐसी कंडीशंस ना हो, ऐसी दशाएं ना हो जो मानवीय रूप से ठीक ना हो। यानी कार्यस्थल एकदम सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा की आवाजाही उस कार्यस्थल पर अच्छी होनी चाहिए। और राज्य इस प्रकार के प्रयास करेगा कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं उन्हें काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं प्राप्त हों। इसके बाद अनुच्छेद 43 ये कहता है कि जितने भी कामगार हैं, जो कामगार मजदूर हैं, उन्हें निर्वाहन योग्य मजदूरी प्राप्त हो, ऐसे राज्य जरूर प्रयास करेगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 43 में ये कहा गया है कि कुटीर उद्योगों को जरूर प्रोत्साहित करेगा राज्य, और ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करे। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए राज्य एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगा और राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करे, उसे बनाए। अनुच्छेद 46 जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं तथा साथ ही साथ ऐसे कमज़ोर वर्ग जो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। यानी सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि जितने भी SC, ST या अन्य कोई कमज़ोर वर्ग है तो उसको शिक्षा प्रदान करे, उसके आर्थिक हितों की वृद्धि करे, समृद्धि करे। ऐसा अनुच्छेद 46 मानता है। इसके बाद अनुच्छेद 47 ये मानता है कि पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य कार्य करेगा। यानी राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि राज्य अपने नागरिकों को, अपने लोगों को पोषाहार दे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करे और लोक स्वास्थ्य में सुधार हो, ऐसे प्रयास राज्य के द्वारा जरूर किए जाएंगे। अनुच्छेद 48
कृषि एवं पशुपालन संगठनों को बनाने का, उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ऐसा अनुच्छेद 48 कहता है। अनुच्छेद 48 का 48A ये मानता है कि पर्यावरण का संरक्षण करने का प्रयास राज्य करेगा, उनका संवर्धन करेगा, साथ ही साथ वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर होगी। इसके बाद अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं और राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थल हैं और जो वस्तुएं हैं राष्ट्रीय महत्व की, उन सभी का संरक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी, सरकार की होगी। यानी अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, जितने भी स्थल हैं और जो भी राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं, उन्हें संरक्षित करने का राज्य या सरकार पूरा पूरा प्रयास करेगी। अनुच्छेद 50 ये मानता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका इन दोनों का पृथकीकरण करती रहे और इस प्रकार के कार्य करे। इस प्रकार की उसकी जिम्मेदारी है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को बिल्कुल पृथक रखा जाए, दोनों के कार्य अलग अलग रखे जाएं। अंत में जो अनुच्छेद 51 है, आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का जो अधिकार होगा वो राज्य का होगा। अर्थात राज्य ऐसे प्रयास करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ोतरी होती हो, उसकी सुरक्षा की वृद्धि होती हो। अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य को यहाँ अनुच्छेद 51 के द्वारा सौंपी गई है। देखें, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जिन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है वो सभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जिक्र किया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का, इन नीति निदेशक तत्वों को 3 प्रकार से बांटा गया है। हमारे जो संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है, इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है और जितने भी हमने आर्टिकल पढ़े हैं ये सारे आर्टिकल 3 कैटेगरीज में जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी है समाजवादी, यानी ये जो नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित हैं, इनका उद्देश्य समाजवादी राज्य की, समाजवादी कल्याणकारी राज्य की, समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास होगा और उस उद्देश्य से ये अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो इसमें हमने आर्टिकल 38 जो पढ़ा, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, ये सभी आर्टिकल समाजवादी राज्य को, समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से हमारे अनुच्छेद, हमारे संविधान के अंतर्गत डाले गए हैं। इसके बाद जो नीति निदेशक तत्वों की दूसरी कैटेगरी है वो है गांधीवादी नीति निदेशक तत्व। गांधीवादी नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, 47 और अनुच्छेद 48 ये गांधीवादी नीति निदेशक सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। अर्थात ये गांधीवादी जितने सिद्धांत हैं उनसे प्रेरित हैं। इसके बाद अंतिम और तीसरी जो कैटेगरी है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण है, वो है कल्याणकारी, यानी अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है राज्य को कल्याणकारी बनाना, राज्य ऐसा स्थापित हो ताकि कल्याणकारी राज्य बन सके। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, नीति निदेशक तत्वों का ये 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, लेकिन आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि समाजवादी, गांधीवादी और कल्याणकारी जो नीति निदेशक तत्व हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ अनुच्छेद ओवरलैपिंग भी हैं। तो कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो समाजवादी और गांधीवादी दोनों ही प्रकार के वर्गीकरण में शामिल हैं, या गांधीवादी और कल्याणकारी इन दोनों ही के अंदर शामिल हो रहे हैं।
तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों का लेकिन वर्गीकरण है। यदि आपके एग्ज़ाम में यह पूछ लिया जाता है कि नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, वो कौन कौन से 3 आधार हैं जिन पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, तो आपके सामने वो तीनों वर्गीकरण हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि समाजवादी जो नीति निदेशक तत्व हैं उसमें भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, गांधीवादी जो नीति निदेशक तत्व हैं उनके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान चुके हैं कि कल्याणकारी जो नीति निदेशक तत्व हैं वो किस किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे अब ये देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में आखिरकार क्या अंतर है। देखें, सबसे पहले मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं उनमें एक एक कर हम जिक्र करते हैं कि इन दोनों ही सिद्धांतों में आखिरकार दोनों ही चीज़ों में क्या अंतर है। सबसे पहले मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट हम लोगों ने अमेरिका से, यूएसए के संविधान से लिया है और हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं यह हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। मौलिक अधिकारों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, जबकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। मौलिक अधिकारों की एक खास बात है कि यह वाद योग्य हैं। वाद योग्य एक शब्द है। वाद योग्य शब्द का अर्थ क्या है? देखें, वाद योग्य शब्द का अर्थ होता है कि यदि आपको आपके मौलिक अधिकार प्राप्त ना हो रहे हों, राज्य या सरकार ऐसा कोई काम कर देती है जिससे आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप उन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। और ये भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर 5 तरह की रिट हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा प्रदान की गई हैं, जिनमें से हम किसी का प्रयोग करते हुए अपने मौलिक अधिकारों को लागू करा सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाना चाहते हो, तो आप हाई कोर्ट में भी अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो होगा अनुच्छेद 226 के तहत, जहां उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी वाइड पावर्स दी गई हैं। यदि किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकार का कोई उल्लंघन हो जाता है तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत वो पिटीशन फाइल सुन सकता है। इसके अलावा राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं ये वाद योग्य नहीं होते। यदि राज्य की ऐसी स्थिति नहीं है, राज्य की आर्थिक हालात ऐसी नहीं है या राज्य की इच्छा नहीं हो रही है, आर्थिक हालात से वो ऐसे जूझ रहा है कि वो नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकता, तो हम कोर्ट जाकर इन्हें लागू करा नहीं सकते हैं। यानी ये वाद योग्य नहीं है। जिस प्रकार से हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे कोर्ट जाकर मौलिक अधिकारों को लागू करा सकते हैं, ऐसे यदि सरकार, यदि राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य ना करे तो हम उन्हें लागू कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। देखें, मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, व्यक्तियों के लिए हैं ये, और जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं यह समाज के लिए होते हैं, समाज की भलाई के लिए होते हैं। तो अंतर यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए होते हैं, व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत हैं वो राज्यों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनका अंतिम उद्देश्य समाज की, देश के लोगों की भलाई करना है। मौलिक अधिकारों के बारे में खास बात क्या है? मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाते हैं। यानी मौलिक अधिकार जो हैं वो सरकार के कामों पर रोक लगाते हैं। यहाँ नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उन मौलिक अधिकारों में सरकार किसी भी प्रकार से कोई कटौती
नहीं कर सकती है। ऐसा भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। मौलिक अधिकार पूरी तरह से ऐसे हैं जिन पर सरकार का रोल बिल्कुल ना के बराबर है। सरकार चाहती है तो भी उसे हमें नागरिकों को, सभी नागरिकों को ये मौलिक अधिकार देने पड़ेंगे। अगर सरकार नहीं चाहती है तो ना चाहते हुए भी उसे मौलिक अधिकार हमें देने ही पड़ेंगे। लेकिन राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं उनके बारे में ऐसा नहीं है। ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाते हैं, ये सरकार की तरफ से हैं। ये सरकार को कुछ जो अलग से काम करने हैं, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए, कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए, उन अधिकारों का जिक्र करता है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। यानी यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। और अंत में देखें, मौलिक अधिकार जो हैं नागरिकों को अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नागरिकों को इसके लिए कोई मशक्क़त करनी पड़ती है या सरकार से गुहार लगानी पड़ती है कि भाई हमें हमारे मौलिक अधिकारों को प्रदान कर दो, हमें समानता का अधिकार दे दो या हमें स्वतंत्रता का अधिकार दे दो, हमारे अधिकारों को लागू कर दो। ऐसा नहीं है। यह नागरिकों को अपने आप स्वयं ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं। वो सभी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को अपने आप प्राप्त होते हैं। लेकिन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में ऐसा नहीं है। यह राज्य सरकार के द्वारा जब लागू किए जाएंगे तभी लोगों को, नागरिकों को प्राप्त होते हैं, अन्यथा यह नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं, ये नीति निदेशक सिद्धांत एग्जैक्टली जो सरकार है, जो राज्य की सरकार है या राज्य है, उसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं कि वो इन मौलिक नीति निदेशक सिद्धांतों को के अनुसार कार्य करेगी या नहीं करेगी। इसमें लेकिन इच्छा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी आर्थिक स्थिति को महत्व दिया गया है। इच्छा से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यदि राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसे मौलिक अधिकारों के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए तो वो कर सकती है। लेकिन यदि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो नीति निदेशक सिद्धांतों को सही प्रकार से लागू नहीं कर पा रही है तो उसमें उसकी आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा रोल है। जबकि मौलिक अधिकारों के मामले में ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार लोगों को अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम ये बात करें कि नीति निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच में से कौन ऐसा है जो सर्वोच्च है, तो इसके बारे में सबसे पहले चंपाकम दोराइजन एक केस हुआ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के नाम से सन 1951 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नीति निदेशक तत्व और अगर मूल अधिकारों के बीच किसी भी प्रकार का कोई टकराव होता है या ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों में टकराव की स्थिति आ जाए तो मूल अधिकार ही प्रभावी होंगे, मूल अधिकारों को लागू किया जाएगा। नीति निदेशक सिद्धांतों को, नीति निदेशक तत्वों को उस समय लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद सन 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब नाम से एक केस हुआ 1967 में। इसमें यह व्यवस्था की गई, इसमें यह माना गया कि यदि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस हुआ उसमें यह व्यवस्था की गई कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाता है। और 1967 के इस गोलकनाथ केस के बाद थोड़ा सा और आगे निकलने पर 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया, जिसमें नीति निदेशक तत्वों को बहुत प्राथमिक माना गया और उसको सर्वोच्च माना गया, जबकि मूल अधिकारों को बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं माना गया था। सरकार ने उस समय ये माना कि जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो बहुत ज़्यादा सर्वोच्च हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, इसलिए संविधान में संशोधन किया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स जो केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में यह कहा कि नीति निदेशक तत्व जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अधीनस्थ हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से ऊपर हैं और नीति निदेशक तत्व हमेशा फंडामेंटल राइट्स के, मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ रहकर काम करते हैं। और 1980 के इस मिनर्वा मिल
मामले में, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, यह व्यवस्था कर दी गई कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व जो हैं इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए, कहीं ना कहीं संतुलन होना चाहिए, टकराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। और अगर हम ये देखें कि वर्तमान समय में इन दोनों के बीच में क्या स्थिति है, तो हम ये पाते हैं कि जो मूल अधिकार हैं और नीति निदेशक तत्व हैं, इन दोनों में मौलिक अधिकार जो हैं वो ज़्यादा उच्चतर हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद नीति निदेशक सिद्धांतों को, नीति निदेशक तत्वों को लागू कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में साथ साथ थोड़ा सा संशोधन भी कर सकती है। लेकिन वो संशोधन, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन किया गया है, वो सिर्फ वहाँ तक वैलिड होगा जहाँ तक संविधान का जो मूल ढांचा है उस ढांचे को अगर क्षति नहीं पहुंच रही है। तो वर्तमान समय में अगर हम ये माने कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में मौलिक अधिकार जो हैं वो ज़्यादा उच्चतर हैं, वो ज़्यादा सर्वोच्च हैं, और साथ ही साथ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है, लेकिन वो संशोधन संविधान का जो मूल ढांचा है उसे बिल्कुल क्षति ना पहुंचाए। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। धन्यवाद।